124 साल ब्रिटिश रूल के अंडर रहने के बाद म्यांमार देश ने कॉलोनियलिज्म की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता के उजाले में कदम रखा एज द कंट्री फाइनली गेन्ड इंडिपेंडेंस एज द यूनियन ऑफ बर्मा इन 1948। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद का सफर भी म्यांमार के लिए कभी आसान नहीं रहा एंड वाज फार फ्रॉम स्मूथ। देश में अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स और लोगों में अनरेस्ट और क्लैशेस होते रहे। डेमोक्रेसी के लिए जंग चलती रही, तख्ता पलट हुए और एक समुद्र की खतरनाक लहरों में फंसे एक जहाज की तरह ही म्यांमार अपना संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करता रहा। वहीं देश के लोग पीस और डेमोक्रेसी के लिए तरसते रहे। अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन 2015 में होते हैं म्यांमार फर्स्ट फ्री एंड ओपन इलेक्शंस। देश की जनता अपना लीडर चुनती है, ऑंग सान सू ची। 2020 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और अब की बार भी जनता के सपोर्ट से एनएलडी पार्टी एक तरफा इलेक्शंस जीत जाती है। लेकिन 2021 में मिलिट्री अपनी पावर्स का यूज करती है और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। देश में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लिया जाता है मिलिट्री के द्वारा। देश के नए लीडर बनते हैं जनरल मिन ऑंग ह्लैंग, who is also considered as one of the most wanted men by many agencies। और इसी सत्ता के कब्जे ने जन्म दिया म्यांमार में एक सिविल वॉर को। देश भर में मिलिट्री हुंता के अगेंस्ट लोकल मिलिशियाज या रेबल ग्रुप्स बन गए और आज 2024 आते आते देश में टेंशन्स पीक पर आ गई। फिलहाल म्यांमार की कुछ टेरिटरीज पूरी तरह से मिलिट्री कंट्रोल में है, कुछ रीजन्स रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड है जहां लोकल्स ने मिलिट्री को ओवरथ्रो करके पावर पर खुद की पकड़ बना ली है, और बचे हुए रीजन्स अभी भी कंटेस्टेड जोन्स है वेयर मिलिशियाज एंड मिलिट्री फोर्सेज आर क्लैशिंग इन अ डेडली गेम ऑफ कैट एंड माउस। म्यांमार देश के इसी सिविल अनरेस्ट और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के चलते फिलहाल यहाँ जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद म्यांमार्स रिच कल्चर, रेजिलिएंट पीपल एंड वाइब्रेंट कुजीन लेट मी टू ट्रैवल देयर। किसी भी विरोध या प्रोटेस्ट में शामिल हुए बिना इस इनस्टेबिलिटी में मैं कोशिश करूंगा म्यांमार की आम जिंदगी जीने की, और हम एक्सपीरियंस करेंगे म्यांमार्स ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए आज की वीडियो में अपना सफर शुरू करते हैं मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर से म्यांमार की लार्जेस्ट सिटी यांगोन का। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर में सुबह के 6 बजे अपन खड़े हैं अपनी बिल्डिंग के बाहर जिधर मैं रुका हुआ था मलेशिया में। और दोस्तों ट्रैवलिंग में ना बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी एक कंट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, और वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि ना हम उस कंट्री को एक्चुअली फील नहीं कर पाते। इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम में जैसे मुझे कोई एक ऐसी कंट्री या फिर कोई ऐसी सिटी लगती है जो काफ़ी अफोर्डेबल हो, खाना पीना भी जिधर अच्छा हो, जिम्स हो और सारी फैसिलिटीज़ हो, उधर मैं रुकता हूँ और सिटी की अच्छे से फील लेता हूँ कुछ दिन। कुछ ऐसा ही मैंने किया कुआलालंपुर मलेशिया में, और जुलाई का पूरा महीना मैं यहाँ पे रहा ऑलमोस्ट एज अ लोकल। सारी चीज़ें करी जो एक लोकल करता है। इस बिल्डिंग में मैंने अपना अपार्टमेंट ले रखा था। पिछली वीडियो में आपने देखा हो कि मैं कुआलालंपुर आया था मलेशिया में, वो एक दूसरी बिल्डिंग थी, मैं इधर नहीं रुका हुआ था, पर कुछ समय पहले मैंने शिफ्ट कर लिया था इस बिल्डिंग में, अपना अपार्टमेंट ले लिया था। काफ़ी सुंदर ये भी बिल्डिंग थी, सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, ओवरलुक करती थी पूरी सिटी को। अब फाइनली अपन चलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से अपन जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल कंट्री जो आप वीडियो के टाइटल से समझ गए हो। जी हाँ, म्यांमार या बर्मा। मेरे बैग पड़े नीचे, टैक्सी जस्ट अभी आ गई जैसे मैं वीडियो बना रहा था, तो बैग उठा के बैठते हैं टैक्सी में। ये रखे बैग नीचे, मैंने पहले ही रख दिए थे नीचे। चलो वो आ गई अपनी टैक्सी बाहर। हेलो, गुड मॉर्निंग। Thank you very much. Awesome. थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों अभी से ठीक 2 घंटे बाद यानी कि 9:10 पे है अपनी फ्लाइट यहाँ पे कुआलालंपुर, मलेशिया की लार्जेस्ट सिटी से यांगोन, जिसे पहले रंगून बोला जाता था, जो कि बर्मा या म्यांमार कुछ कह लो, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्या कहना चाहिए। यांगोन बर्मा की लार्जेस्ट सिटी भी है, लार्जेस्ट सी पोर्ट भी यांगोन में है और लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी यांगोन में है। लेकिन कैपिटल यांगोन नहीं है, बर्मा की कैपिटल है नेपिडो, जो कि काफ़ी नई सिटी है और 3rd लार्जेस्ट सिटी है बर्मा देश की। 2nd लार्जेस्ट सिटी है मैंडले, जो कि इनकी लास्ट रॉयल कैपिटल भी थी। एयरपोर्ट अपन पहुंच गए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और अपनी जो फ्लाइट है वो मलेशियन एयरलाइंस होने वाली है।
एयरपोर्ट काफ़ी दूर है सिटी सेंटर से, जिधर मैं रुका हुआ था सिटी के ऑलमोस्ट बीचों बीच ही था, उधर से 60 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। और ग्रैब कंपनी यहाँ पे टैक्सी चलती है, फ़ोन के थ्रू मैंने टैक्सी बुक करी थी। टैक्सी का मेरा खर्चा है 65 मलेशियन रिंगिट, जो कि अपनी इंडिया 1100 रुपये, जो कि कोई बुरे नहीं है, इतनी महंगी नहीं है यहाँ पे टैक्सीज। मतलब 60 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा लगता है, पूरा हाईवे बढ़िया है, उसके मेरे लगभग 1100 रुपये लगे। वहीं अगर ये यूरोप में कोई कंट्री होती तो इसके कम से कम 6-7 गुना पैसे लगते। तो टैक्सीज़ के रेट इंडिया से आप फिर भी थोड़े कंपेयर कर सकते हो। और जैसा मैं पहले भी अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा था मलेशिया की या कुआलालंपुर की भी, यही वजह थी कि मैं इतने दिन रुक गया यहाँ पे इस सिटी में। और वीडियोस मैंने ऐसे कुछ बनाई नहीं है सच इतने दिन जो मैं बीच में यहाँ पे था, पर फिर भी आपने कुछ ग्लिम्सेस देखी थी जिस दिन मैं कुआलालंपुर आया था। और इससे पहले हम थे बोर्नियो आइलैंड में, जो कि एक और पार्ट है मलेशिया का, ईस्ट मलेशिया कह सकते हो, उधर अपन थे। तो आपने ब्रूने और कुचिंग की वीडियो ज़रूर देखी होगी। फिलहाल चल के जल्दी से चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन चेक इन नहीं होने लग रहा था, मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिलने लग रहा था। तो जल्दी जाके मलेशिया एयरलाइंस के काउंटर पे पहले बोर्डिंग पास ले लेते हैं। और ये जो बैग है ये अपन देते हैं चेक इन के लिए। ये आ गए इंटरनेशनल डिपार्चर का गेट, पीछे डोमेस्टिक के थे, आगे अंदर। और एक तो ना वीडियो के चक्कर में डबल टाइम लग जाता है हर चीज़ में। अपनी फ़्लाइट 9:10 की है मलेशियन एयरलाइंस की, यांगोन। ये टर्किश क्यों लिखा रहा है? चेक इन रो है अपनी एच। इधर बैग टैग लेके देखते हैं। यांगोन। Yangon, your flag is to check in? Yes, one bag. Okay, there I can go to counter. Okay, perfect. So I should exit this? Yes. Under Malaysia Airlines, right? Got it. Malaysian, yeah. Yeah. Thanks. भाई साहब यहाँ पे तो भीड़ हो रही है। मैंने उम्मीद करी नहीं थी यार इतनी भीड़ भी मिल जाएगी एयरपोर्ट पे, मेरे को लग रहा था खाली ही होगा। भाई मैंने तो जाके ना इनके एक रिप्रेजेंटेटिव को बोल दिया कि भाई यांगोन जाना है, यही है ना लाइन, कंफर्म करने के लिए कि भी किसी और लाइन में भेज दे जिसमें भीड़ कम हो। ऐसा ही हुआ। उसे पता था कि भी फ्लाइट उड़ने अब 2 घंटे से कम बचे, बोला कि इधर मत लगो, उधर कम भीड़ है, एल काउंटर पर चले जाओ, L8 और L9 पे। बोला ठीक है भाई। एल आ गए सामने। लोग कम तो यहाँ पे भी नहीं लग रहे बाकी यार। हाँ खैर उधर से तो कम ही है शायद। यार ये तो लाइन आगे बढ़ने ही नहीं लग रही। और मुझे पक्का पता है मेरे अलावा इन दोनों लाइन में से कोई भी बर्मा नहीं जाने लग रहा, क्योंकि भाई मिलिट्री का कंट्रोल है वहाँ पे, सरकार नहीं है फिलहाल, मिलिट्री राज कर रही है। ऐसे देश में कोई क्यों ही जाएगा? तो ये सारे दूसरी डेस्टिनेशन वाले लोग हैं जो लाइनों में लगे हुए। मेरा नंबर नहीं आने लग रहा, पर मैं लास्ट पे हूँ, अभी भी कोई नहीं आया। भाई हो गया अपना चेक इन वगैरह सब कुछ। मैंने विंडो सीट के लिए तो इसे बोल दिया था, वो इसने फ्री में दे दी। मैं बोला एग्जिट रो वाली दे दे, बोला वो चार्जेबल है। 27 रिंगिट की थी, अपने इंडिया के 500 रुपये हो शायद। मैं बोला ले यार दे दे एग्जिट रो वाली, क्योंकि 3.25 घंटे की फ़्लाइट है। बोर्डिंग पास अपने को मिल गया, बैग रख दिया। अब जाते जल्दी से डिपार्चर की तरफ। अपने पास भाई टाइम बता दूँ 9:10 की फ़्लाइट है, वक्त हो गया 7:47, तो यानी कि 1 घंटा 23 मिनट बचे अपने पास। चलो जल्दी। वो रहा सामने इंटरनेशनल डिपार्चर्स। बल्कि अभी जब बोर्डिंग पास लेके निकल रहा था ना, तो यहीं पे सब्सक्राइबर भी मिल गए लाइन में एक। चलो भाई इमिग्रेशन कराते हैं। यार यहाँ पे भी भीड़ है, आज तो फंस गए। इमिग्रेशन भी होगी, चलते डिपार्चर गेट पे। H6 है अपना गेट, पर अभी सिक्योरिटी तो भी नहीं, वो और करा लेते रुको। भाई बिल्कुल ही बेसिक सिक्योरिटी चेक था, खुद तो स्कैनर में जाना ही नहीं पड़ा, बस बैग डालो और बैग में से भी कुछ नहीं निकालना पड़ा, लैपटॉप वगैरह। 1 सेकंड में हो गया, चलते फिरते ही सारे, कोई रुक ही नहीं रहा था, बिल्कुल खाली था। क्या पता गेट पे दोबारा भी होता हो, पर मुझे नहीं लगता। ये रे भाई H2 से H10, H6 है अपना, चलते इस तरफ। हाँ मेरे को लग रहा है गेट्स पे दोबारा होएगा ऐसे सिक्योरिटी चेक, मशीन्स लगा तो रखी है। चलो सामने वो ट्रैवलेटर सी है, उस पर चढ़ के पहुँचते अपने गेट पे। बाकी इतने गेट पे जाने लग रहे तो थोड़ा सा ना मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं। मलेशिया पे अलग से तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, पर फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा जो मेरे मन में वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है, आप लोग जानते ही हो। लैंड बॉर्डर जो इसका पेनिनसुलर पार्ट है या वेस्ट मलेशिया, ये अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है थाईलैंड के साथ, और समुद्री बॉर्डर्स या मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है सिंगापुर के साथ, वियतनाम के साथ और मलेशिया के साथ। और वहीं अगर हम ईस्ट मलेशिया की बात करें या फिर जो बोर्नियो वाला पार्ट है जिधर अपन पहले थे, वो अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है ब्रूने देश के साथ और इंडोनेशिया के साथ, आपने पिछली कुचिंग वाली वीडियोज़ में देखा ही। और अपनी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है फिलीपींस के साथ और वियतनाम के साथ। H6 अपना यही है वैसे गेट। देखो इधर दोबारा हो रही है चेकिंग बैक होगी। और मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, 31 अगस्त 1957 को इनको आज़ादी मिली थी यूके से। पॉपुलेशन है इनकी 3.5 करोड़, और वैसे तो इस्लाम है ऑफिशियल रिलीजन और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को ही मानती है, लेकिन काफ़ी मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो गवर्नमेंट आपको रोकती नहीं, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो। अब ना यहाँ पे इंडोनेशिया में लगभग 70% लोग ना एथनिकली मले है या फिर यहाँ के जो इंडिजिनस जो भी ट्राइब्स थे उनको बिलोंग करते हैं।
और मेरे को भी बात सरप्राइजिंग लगी काफ़ी। अपन पहले सोचते थे मलेशिया में सारे ऐसे ही होंगे, मतलब समझ रहे हो आप, छोटी आँखों वाले। पर कुछ चाइनीज़ भी लगते थे, कुछ ऐसे मले जो कि अलग है, मले इधर के लोग हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज भी इनकी मले है, हालांकि इंग्लिश एक रिकॉग्नाइज लैंग्वेज और सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। पर एक्चुअल जो मले लोग हैं ना यहाँ के, वो 70% करीब है। फिर 20-22% चाइनीज़ है यहाँ पे, जो जिनकी मोस्टली थर्ड जनरेशन है, पहले आए थे चाइनीज़ यहाँ पे। फिर 6-7% अपने इंडियंस भी यहाँ पे, उनकी भी शायद थर्ड जनरेशन है, जो मेरे को मिले है, सबने यही बताया। और ज़्यादातर तमिल स्पीकिंग इंडियंस है, और वो मोस्टली हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस्लाम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ हिंदुज़म भी है मलेशिया में। अब अपनी लाइन होती जा रही है बड़ी, तो जाके लगते हैं लाइन में, क्योंकि दोबारा बैग चेक होंगे। यार ये तो बहुत बड़ी होगी, पहले ही लग जाना चाहिए था। इस सेम लाइन में 3 फ्लाइट की बोर्डिंग हो रही है, बैंकॉक, यांगून और मनीला, तभी इतनी भीड़ है। होगी भाई सारी चीज़ 8:20 हो है, 9:10 पे उड़ेगी फ़्लाइट। बोर्डिंग भी बस स्टार्ट हो चुकी होगी। चलो, हुई नहीं है, बस होने वाली है। बैठ जाते ही इतने। 9:10 की फ़्लाइट थी और 9 बजने में 6 मिनट बची है, 7 मिनट। और अभी अनाउंसमेंट करेगी डिले होगी फ़्लाइट, क्योंकि बारिश होने लग रही है और प्लेन अभी तक लगा ही नहीं बाहर। पहले बैंकॉक वाली फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही थी, अभी तक लगी ही नहीं अपने वाली। इधर लगेगी शायद, उधर खड़ी होगी कहीं, पता नहीं कहाँ। भाई फ़्लाइट आ गई अपनी, और ये देखो कैसे इस पर कनेक्ट होने लग रहा है बोर्डिंग के लिए। फाइनली भैया बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। वक्त हो गया है 9:20। 9:10 पे तो उड़ जानी थी फ़्लाइट, अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। ये अराइवल कार्ड भी यहीं पे दे दिया एयरलाइन वालों ने, बर्मा का अराइवल कार्ड है, प्लेन में भर लो, वहाँ लैंड होने पे इमिग्रेशन पे देना होगा। मेरा बाकी ग्रुप 6 था, तो लास्ट में बोर्ड कर रहा हूँ। बस 1-2 जन है मेरे पीछे, 3 है मेरे ख्याल, दिख ही रहे होंगे आपको। प्लेन के हाथ लगा देते हैं घुसने से पहले। ये है अपनी सीट 14 है, एग्जिट रो वाली। ये 3 सीट इधर, 3 पीछे, 3 इधर, 3 इधर, 6 सीट है टोटल एग्जिट रो की। और इंटरेस्टिंगली किसी ने भी ले रखी है, हालांकि इतना कम रेट था, बल्कि आमतौर पे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। 500 रुपये इंडिया के लगे थे। अरे यार, हाय, देख लो भाई सारा खाली पड़ा है। मतलब टोटल 12 सीट थी एग्जिट की, सिर्फ एक मैंने ही खरीदी है। मैं बाकी पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मलेशिया एयरलाइंस के साथ। छोटी फ़्लाइट है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन तो नहीं है इधर, पर अच्छी चीज़ ये है कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी है USB के अलावा, क्योंकि ये तो आउटडेटेड हो गया, आजकल होते ही नहीं किसी चार्जर में मोस्टली। ये क्या है? हाँ, ये फ़ोन रखने के लिए ट्रे है इधर, तो ये ट्रे टेबल खाने की।
मुझे लगता नहीं बाकी मेरे अलावा कोई भी टूरिस्ट है फ्लाइट में, पता नहीं क्या होने वाला अभी इमिग्रेशन पे, चल के देखते हैं। शायद सारे यहीं के लोग हैं लोकल जो वापस घर पे आए, अपने वीकेंड का दिन है, तो ही शायद थोड़ी सी फ्लाइट में हल्की सी भीड़ भी थी। नहीं मेरे को तो लगता है बिल्कुल ही खाली आती है फ्लाइट, अब भी पूरी भरी नहीं थी। आगे भाई रंगून के एयरपोर्ट। मेरे को लग रहा था बारिश हो रही होगी क्योंकि नेट पे बारिश का मौसम ही दिखा रहा था हर रोज ही, पर अभी तो नहीं हो रही, थोड़ी देर में होती होगी। मेरे पास वीज़ा नहीं है, यहीं पे लूँगा वीज़ा मैं, ऑन अराइवल है अपने इंडियंस के लिए, शायद $50 का है। और वाईफाई जोड़ लिया मैंने, 30 मिनट का फ्री वाईफाई है। मेरे सिम में इंटरनेट तो चल नहीं रहा। यहाँ तो क्या वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पर कोई है ही नहीं अभी इतनी देर से। मैंने कहा था ना कोई भी टूरिस्ट नहीं आया, मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और मेरे लिए स्पेशल ऑफिसर आया है फॉर्म भरवाने के लिए। वैसे तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी मेरे पास, 2 फ़ोटो लगी है फॉर्म भरने के लिए, पर इधर मशीन भी है फ़ोटो खींचने के लिए एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट एंड ID फ़ोटोज़। वीज़ा लग गया, इमिग्रेशन होगी, पासपोर्ट हो गया स्टैम्प, बाहर आ गई, इधर है ड्यूटी फ्री लेफ्ट में, और ये आ गया अपना बैग भी। चलो जल्दी हो गए काम सारे। अभी आपको बताऊँ एक्सपीरियंस क्या हुआ, कैसे वीज़ा ऑन अराइवल लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे देशों में मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है जिनमें ऐसे ज़्यादा सख्ताई हो ना, मिलिट्री का राज हो या फिर ऐसे और सारे लोग मेरे को यूँ ना समझे कि भी कोई खुफिया वो तो नहीं हो स्पाई या कुछ, इसलिए बहुत डर लगता है रिपोर्ट करते हुए ऐसे देशों में। चलो आगे भाई बाहर एयरपोर्ट पे तो भीड़ लगी हुई है, लोग आए हुए इंतज़ार में अपने रिश्तेदारों के। यहाँ पे मनी चेंज है, कभी मैं आपको कहानी बताऊँगा $, की बहुत ही ज़रूरी इधर आने से पहले। यहाँ पे भी मेरी ख्याल ग्रैब टैक्सी चलती है। वाईफाई ना मेरे 30 मिनट ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा अब तो आगे चलेगा नहीं, पर दोबारा कनेक्ट करा और उसमें ऑप्शन आया एक्सटेंड, सिर्फ एक बटन दबाना, एक्सटेंड दबाती 30 मिनट और बढ़ गया वाईफाई। मेरे अलावा कोई टूरिस्ट था ही नहीं, मतलब पूरे एयरपोर्ट पे सारे जो भी थे ना लोकल जी थे, इमिग्रेशन पे लोकल्स वाली लाइन में लगे हुए थे। इनफैक्ट इमिग्रेशन जो फॉरनर्स वाली भी थी ना, उसमें भी ये लोकल्स को भी बुला रहे थे क्योंकि फॉरनर कोई था ही नहीं मेरे अलावा। और वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर बिल्कुल खाली था क्योंकि किसी को लेना ही था वीज़ा, कोई बाहर से आया हुआ ही नहीं था। मैं जाके कई देर वहाँ पे घूमा, आसपास बोल रहा भाई किधर है ऑफिसर, तो फिर जाके एक ऑफिसर आया कई देर बाद, 10 मिनट बाद, फिर उसने मेरे को दिया एक वीज़ा फॉर्म, बोले वीज़ा फॉर्म भर दो तुरंत उसी टाइम, और बोले 2 फ़ोटो मेरे पास थी हालांकि। अब बोले कि होटल बुकिंग और फ्लाइट दिखाओ, मैंने दिखा दी। मैंने यहाँ पे 4 दिन की होटल बुकिंग करा रखी है यांगून में, और फ्लाइट भी करा रखी है क्योंकि मुझे पता था एयरपोर्ट पे मांग सकते हैं, तो इसलिए इन केस मैं करा के आया था कि भाई एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए किस तरह की फ़्लाइट, और होटल तो मैंने कराई रखा था। पर फिर बोले इसका ना प्रिंट आउट लगेगा, कोई नहीं हम आपकी मदद करते हैं। अब दिक्कत क्या है, इधर ना सब बैंड है, व्हाट्सएप बैंड है, टिकटॉक इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलता, तो अब मैं भेजूँ कैसे उनके पास टिकट, मेरे पास प्रिंट आउट तो था नहीं। तो बोला कोई नहीं मैं एयरलाइन वालों को बोलता हूँ आपकी मदद कर देंगे। वो भाई एयरलाइन स्टाफ से किसी लड़की को बुला के लाया, उस लड़की को बड़ी मुश्किल से वाईफाई बहुत स्लो चल रहा था, फिर उस लड़की ने मुझे हॉटस्पॉट दिया, हॉटस्पॉट उसका जोड़ के फिर मैंने उसे ईमेल करा, बहुत देर में वो ईमेल गई क्योंकि नेट स्लो था। फिर वो उसे लेगी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए, मतलब मदद कर रहे थे सारे नो डाउट, पर हाँ ऐसा लग रहा था कि भी बहुत ही ना मतलब थोड़ा बैकवर्ड सा है क्योंकि इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, वीज़ा काउंटर पे कोई नहीं था, अभी वो आ रहा है, वो धीरे धीरे काम हो रहा है, पर मददगार थे, पोलाइट थे सारे। फिर वो लड़की किसी तरह प्रिंट करके लाई तुरंत, फिर उन्होंने मेरे को स्टिकर वीज़ा दे दिया, $50 दिए और पासपोर्ट पे स्टिकर चिपका दिया, 30 दिन का वीज़ा दे दिया मेरे को। हालांकि 30 दिन तो मेरे को रुकना भी नहीं, पर वो काम अपना हो गया। उसके बाद फिर बैगेज बेल्ट पे आ गए, तुरंत अपना थोड़ी देर में बैग आ गया था। बीच में इमिग्रेशन भी आई थी, इमिग्रेशन को कुछ नहीं पूछा, बस पासपोर्ट पे वीज़ा दे के स्टैम्प मार दी और अराइवल कार्ड रख लिया पास में। बैग उठा के मैं आ गया बाहर, कस्टम था उधर भी कुछ नहीं पूछा, बैग डलवाया छोटे वाला, बस बोले मत उतारो, वो भी पास हो गया। अब मैं आ गया बाहर अराइवल पे। अभी अपन कहाँ जाए कैसे जाए, उससे पहले सबसे ज़रूरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसे एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज। जी हाँ, मेरे पास है $, और म्यांमार या बर्मा, पहले इसको बर्मा बोलते थे 1989 तक, फिर उसके बाद इसका नाम म्यांमार कर दिया था देश का। इधर आप कभी भी आओ, फिलहाल इन दिनों स्पेशली क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो $, के बिना बताना, क्योंकि ना ATM से आप पैसे निकलवाओगे तो आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। क्यों लगेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। इनकी करेंसी है क्यात, KYAT, लेकिन उसे प्रोनाउंस करते हैं चाट, च प्रोनाउंस करते हैं KY को इनकी लैंग्वेज में। तो इंटरनेट पे आप देखोगे तो एक $, में 3200 चार्ट बनेंगे, ठीक है, 3200 का रेट याद रखना है। अब मेरे से जो पैसे लिए वीज़ा के वो लिए $, मैंने $50 पे करे। तो यहाँ पे ना ब्लैक मार्केट के अलग रेट्स है। अगर आप पैसे एक्सचेंज कराओगे एयरपोर्ट पे या बैंक पे या किसी मनी एक्सचेंज पे, बड़ी मनी एक्सचेंज पे जो ऑफिशियल रेट्स देती है, या ATM से निकलवाओगे तो आपको ये देश महंगा पड़ेगा। महंगा क्यों पड़ेगा, तब आपको मिलेंगे एक $, में 3200 चार्ट। लेकिन अगर आप किसी लोकल मनी एक्सचेंज से, ब्लैक मार्केट से चेंज कराओगे ना, तो आपको 3200 की जगह 4000, 4500 चार्ट तक मिल सकते हैं, क्या पता 5000 तक भी, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो मैंने $50 यहाँ पे करे। होटल के जो पैसे है वो मैं $, या कार्ड से नहीं देने वाला, मैं उसे पहले चार्ट में कन्वर्ट कराऊंगा ब्लैक मार्केट में जाके, ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिले।
और वो पैसे जाके मैं होटल में दूंगा ताकि मेरे पैसे बच जाए। अब आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो भैया ऐसा क्यों कर रहा है, ब्लैक मार्केट से पैसे क्यों चेंज करा रहा है। दरअसल सारी चीज़ों के प्राइस ना ब्लैक मार्केट के रेट्स के हिसाब से ही एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो नाम की कन्वर्जन है जो आपको ऑनलाइन दिख रही है, $1 में 3260, उस हिसाब से जो इनकी चीज़ों के प्राइसेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो रही नहीं है। वो 4000 4,500 के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो चुकी है, क्योंकि सारे लोग वही रेट पे एक्सचेंज कराते हैं। अगर मैं वो रेट नहीं कराऊंगा ना तो मेरे को हर चीज़ के 1.5 गुना पैसे देने पड़ेंगे एक तरह से, क्योंकि वो कन्वर्ट कोई कराता ही नहीं। तो अब चलते हैं जाके अपन पैसे थोड़ा अच्छा सा रेट ले लेंगे, इसलिए $US लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैं लाया हूँ साथ में, $600-700 है मेरे पास। ये जो करेंसी एक्सचेंज था ना, इस पर मैं गया था, पर ये मेरे को देखते हो 3500 का रेट, 3500 कम है। शहर में जाऊँगा तो मेरे को मिल जाएगा डाउनटाउन में 4-4,500 का शायद। तो शहर में चलते हैं पहले, होटल में जाने से पहले। इस एक्सचेंज पे भी आप देखोगे तो रेट देखो, इधर $1 में 3360 चार्ट दे रहे हैं, ठीक है। एयरपोर्ट पे, ऑफिशियल बैंक्स पे, ATM कार्ड्स में आपको यही मिलेगा, मतलब महंगा पड़ेगा इधर। ये है भाई यहाँ पे सिम कार्ड के रेट। हालांकि सिम कार्ड लेना भी शहर में ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि वहाँ पे अपने को डॉलर के बदले ज़्यादा क्या आती है चार्ट मिलते, ठीक है। अब इधर अपने को ये 3300 का रेट लगा रहे हैं, $1 में 3300 चार्ट या क्या, तो अपने $9-10 का पड़ेगा ये सिम कार्ड। बाहर शहर में पड़ता है $7 का, पर कोई नहीं, एक बार लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट मेरा चल नहीं रहा इंडिया वाले सिम में यहाँ पे रोमिंग पे। 10,000 30,000 Okay. This is 200. Okay, I'll give you 10,000. भाई मैंने सिम कार्ड ले ही लिया, लेकिन सिम कार्ड के लिए पहले लोकल करेंसी चाहिए थी, तो मैंने एक दुकान से अब इमरजेंसी में थोड़ी सी एक्सचेंज करा ही ली। मैंने कराए $25 चेंज, और ना $10 के नोट के अलग रेट मिलेंगे, $20 के नोट के अलग रेट मिलेंगे, 50 के अलग, 100 के अलग, और $1 के नोट के अलग। ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब इंडिया के 2, 3, 4, $5 का फ़र्क है हर नोट पे, कि भी इतने पैसे कम ज़्यादा मिल सकते हैं। तो मैंने $25 चेंज करा लिए, उसके मेरे को मिले थे 83,000 चार्ट या क्या थी यहाँ की करेंसी, और जो सिम कार्ड था वो था 35,000 का। 35,000 हो गए अपने इंडिया के, कितने हो गए $11 के, मतलब मेरे $11 लगे जो एक्सचेंज रेट से मैंने कराए थे। अपने इंडिया के ₹1000 मान लो, ऑलमोस्ट ₹1000। उसमें था 20 मिनट का टॉक टाइम और 5 GB डेटा, वो मैंने ले लिया। लेकिन वो लड़कियाँ थी जो, वो स्वीट थी काफ़ी, तो उन्होंने मेरे को 10 GB गिफ्ट दे दिया डेटा, तो मेरे को 5 की जगह 15 GB डेटा मिल गया। और कॉल्स के लिए मैंने 50 कॉल्स और खरीद ली, जो कि 1000 क्या की थी, इंडिया के 20-30 रुपये होंगे शायद। तो मतलब मेरे ₹1000 के अंदर ही 77 कॉल्स है मेरे फ़ोन में। 20 कॉल्स फ्री थी और 57 ऐड हो गई थी, हाँ। तो 77 कॉल्स है मेरे पास और 15 GB डेटा है, चलो सही है। और अब मेरे पास लोकल करेंसी बच भी गई, 36,000 दी है मैंने, 83,000 में 37,000 घटाएंगे तो कितने, 47,000 मेरे पास बच गए अभी। ये एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे, बारिश शायद स्टार्ट होगी मीठी मीठी, सारे बुलाने लग रहे थे बाहर निकलती टैक्सी वाले। मैंने सोचा पहले वीडियो ख़त्म करूं, बाद में बने ना बने पता नहीं। जगह जगह पुलिस भी है तो ख्याल रखना पड़ रहा है मेरे को, कोई अलग से नोटिस ना करे। दिस कार, कैन आई सिट एट द फ्रंट? माय बैगेज हियर। ओह, थैंक यू। बाय माय फ्रेंड। Only if he takes me to a good exchange, then I'm gonna pay. Welcome to Burma. Welcome, Burma. Nice. No, Burma, Myanmar. Myanmar. Sorry. Welcome to Myanmar. Myanmar. I'm your neighbor, India. India. Yes. You can speak it very well. Speak what? You can speak it very well, very good. You speak Hindi? Urdu? No. No. Burmese? Yes, and then Okay. English. And English. Amazing. I'm still learning English. I can't speak, but I'm learning. Good morning. Morning. तो भाई अपन बैठ गए टैक्सी में एयरपोर्ट से। दरअसल अपने पास ऑप्शन था ग्रैब से टैक्सी लेने का, और ग्रैब से आ भी जाती। ग्रैब पे दिखा रहा था इनकी करेंसी में 20,700, एक बार 21,000 दिखा रहा था चार्ट, जो कि अभी फिलहाल जो अपन ने रेट एक्सचेंज कराया ना उससे ही डिवाइड करना। इसको 3300 से डिवाइड करो तो $US आ जाएंगे, और उसको 84 से मल्टीप्लाई करो तो इंडियन रुपीज़ आ जाएंगे। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा 21,000 कितने इंडियन रुपए, ठीक है। पर अब ग्रैब आती ना आती तो मेरी वहाँ पे एयरपोर्ट पे होगी एक बंदे से दोस्ती। वो बोला भाई मैं लूँगा 35,000 इतने उतने। मैं बोला यार ग्रैब पे इतना कम दिखा रहा है, तू इतना क्यों ले रहा है? मैं उसे बोला भाई जितने इस पे आ रहे हैं ऐप पे मैं उतना ही दे दूंगा तेरे को, लेकिन बशर्ते तू ना मेरे को किसी बढ़िया मनी एक्सचेंज में छोड़ दे शहर में, जिधर मेरे को बढ़िया रेट मिल जाए। तो बोला हाँ चिंता ना करो। मैं बोला देख ले, सेफ होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए मनी एक्सचेंज, और कितना रेट मिल जाएगा। वो बोला कि भी 4,000 से ऊपर का रेट मिल जाएगा आपको वहाँ पे।
मैं बोला चल ठीक है, मेरे को किसी बढ़िया जगह छुड़वा दे, मैं तेरे को दे दूंगा इतना। बोला नहीं पर मैं 35,000 लूंगा। मैं बोला मैं गोरा थोड़ी हूँ, अमरीकी थोड़ी हूँ, मैं तो तेरा पड़ोसी हूँ, मैं तो खुद गरीब हूँ। फिर वो हंसने लग गया, मेरी उससे दोस्ती हुई। बोला चलो जो देना वो दे देना। मैं बोला इस ऐप में इतने आ रहे हैं, मैं तेरे को 21 आ रहे हैं, मैं तेरे को 24 दे दूंगा, मतलब 3,000 फालतू, बेसिकली $1 फालतू दे दूंगा, पर शर्त ये है कि तू मेरे को बढ़िया जगह छुड़वा दे। बोला ठीक है। फिर उसने इसकी जिम्मेवारी लगाई, वो मतलब इनका हेड होगा शायद, अब पता नहीं, छोड़ देगा तो ठीक है, नहीं छोड़ेगा तो डाउनटाउन में अपन खुद ढूंढ लेंगे, डाउनटाउन में वहीं पे होंगे सारे एक्सचेंज। बाकी यहाँ पे सड़क पे बहुत दलाल वगैरह घूमते हैं, आपको लूट भी सकते हैं, उनसे कभी मत कराना, भी आप जाके देख ही लोगे, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वेलकम टू यांगून। इट्स यांगून और रंगून? Yangon. यांगून, ओके, यांगून, समझ गए। बाकी एयरपोर्ट पे कहीं भी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता था, या तो लोकल करेंसी में ही देना है, और देने के लिए खूब सारे एक्सचेंज बन रखे थे, मनी एक्सचेंज, उससे पहले डॉलर दे के लोकल करेंसी लो और उसमें पे करो। मतलब किसी भी दुकान में मेरे को कार्ड एक्सेप्ट होता नहीं दिखा। इनफैक्ट ग्रैब की जो एप्लीकेशन थी, टैक्सी की ऐप, वो मैंने मलेशिया में यूज़ करी है, सिंगापुर में यूज़ करी है, ब्रूने में भी करी है, हाँ नहीं ब्रूने में डार्ट थी, सॉरी, उसमें कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ, मेरा कार्ड लिंक्ड है उस ऐप से, पर वो काम ही नहीं करता। वो कहते हैं कि भाई आपको कैश से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, कार्ड से पेमेंट नहीं होगी इधर इस ऐप से। एयरपोर्ट से ना डाउनटाउन जो है यांगून का, जिधर सारी चीज़ें हैं, मोस्टली होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मनी एक्सचेंजेस, वो 18-20 किलोमीटर पड़ जाता है, यानी कि 35-40 मिनट का रास्ता मान लो, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक। और अभी रास्ते में थोड़ी सी भीड़ होगी। जोलेम भाई से मेरी दोस्ती होगी। जोलेम इज माई फर्स्ट फ्रेंड इन म्यांमार। नाउ यू विल ऑल्सो गो जिम, यू विल ऑल्सो प्ले जिम? No. जोलेम मेरे से पूछ I रहा, have no time. You no time? Every day is a driving. oh So I have family. you have family? Yeah. But you can do gym while driving. You can put dumbbells here and with one hand steering. Driving is one- playing. Yeah, playing. Dangerous. You are big. You are very vascular. Look at those veins. Nice. My hands no veins. Look. Your hands stronger. Yeah, maybe. Maybe, yeah. What is this tattoo? This tattoo? Buddhist? No. No. Stylish. Style. Nice style. Nice. Can you get me a tattoo here? And you know, I have Wow. my leader. Leader. Yeah. Ausan. General Ausan. General Ausan. Myanmar leader. Yeah. Wow. He's good here, deaf. He's good? Very loud. Yeah. Yeah? So do you know Myanmar leader Aung San No. Suu Kyi? No. Aung San Suu Kyi? No. You don't know? He's the leader? Leader old leader. Old. Yeah. I know. Aung San Suu Kyi father. Yeah. Aung San Suu Kyi father. Okay. Hero. Today is there. The hero that's dead. Hero. Yeah. Hero. They're my heroes. वेरी गुड। छाती पे टैटू बनवा लिया भाई ने अपने हीरो का, जबरदस्त। टुडे इज अ हॉलीडे इन म्यांमार, राइट? Holidays and heroes. Hero days. हीरो डे। Yeah. आज जो इनके जो हीरोज मरे थे ना वॉर में, मार्टियर्स डे इनका, जो भी इनके लड़ाई में फौजी मरे थे। क्या ना ऑल्सो मी ऑल्सो। Yeah. ये देखो भाई, ये क्या चबा रहा है? Beetle. व्हाट इज दिस? Beetle. बीटल। Yeah. So same to India. India people is Asian. इंडिया पीपल ईटिंग। Yeah. ये ऐसे मुंह में रखो, खा लो। आई ईट दिस। Yeah. हाउ? इन माय माउथ। नो। But it. You eat two at one. दो खा गया भाई, ये तो पता नहीं क्या है, नशे हो जाएंगे, छोड़ो। This is monk, Buddhist monk. Yeah, man. What is his name? This name is Little Bucket. You know. ये देखो भाई, ये कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनकी फोटो इन्होंने रख रखी है गाड़ी में। म्यांमार की पॉपुलेशन ना 5.5 करोड़ है, मतलब 55 मिलियन, और इधर मेन रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन भी बुद्धिज्म ही है। तो आपको जगह जगह ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखेंगे या भिक्षु दिखेंगे। एयरपोर्ट पे भी आपने देखा हो, काफी लोग बैठे थे, इनके वो भिक्षु वाले कपड़े पहन के। तो ऐसे जगह जगह सड़क पे भी दिख रहे हैं। और 88-90% लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट ही है, फिर 5-6% क्रिश्चियन है, और 3-4% इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स जो है उसमें से भी एक पोर्शन है रोहिंग्या मुस्लिम, जो आपने सुना होगा, पीछे एक बार काफी बड़ा इशू भी हुआ था रोहिंग्या मुस्लिम्स का। और मोस्टली लोग पर बुद्धिस्ट है। यू आर बुद्धिस्ट? ओके ग्रेट। तो सारे मोस्टली यही दिखेंगे बुद्धिस्ट। व्हाट डू यू कॉल दिस ड्रेस? This dress, what's the name of this dress? This city is Yangon. So
This man is living in Mandalay, second city. Mandalay, yeah, I know Mandalay. Mandalay man. He is from Mandalay. Mandalay. ओके तो मैंडले जो इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है उधर से आई है। और लोग पता नहीं लड़कियां छाता लगा के क्यों घूम रही है, धूप तो निकली भी नहीं, सारी लड़कियां ऐसे दिख रही है छाता लगा के जाने लग रही है। मतलब अभी तो बारिश भी नहीं हो रही और धूप भी नहीं निकली, पर देखो सारी लड़कियां छाता लगा के खड़ी है यहाँ पे कि भी थोड़ी सी भी धूप ना पड़ जाए, थोड़े से भी काले ना हो जाए, सारी भाई A to Z। ये देखो, what do you call this? Longi? Longi, yeah. Longi. In India we call it lungi. Yeah, Longi, same. Same. Namaste. How do I say in Myanmar? Mingalaba. मिंगलाबा। यहाँ की भाषा में नमस्ते मतलब मिंगलाबा, ग्रीटिंग। Thank you. थैंक यू, हाउ डू आई से थैंक यू? Thank you is Chezuba. चेजुबा। Chezuba. हाँ, चेजुबा। बस स्टॉप है भैया यहाँ का एक। If I want to buy something, Something, how much? How much? equal to Balole. balole. Yeah, Balole. So, expenses. Oh, it's cheap. It's cheap. Expenses. You know, expenses is very expensive. Very cheap. You should be my Burmese teacher. Become my teacher. No. The lady is Omale. Komale. Yeah. Omale. Beauty is Allah re. Allah re. What is beautiful lady? Beautiful is Allah re. Allah re. Allah re. Very beautiful. Allah re. Yalla re. Allah re. Yalla re. Yeah. Okay. So now I know how to greet someone and how to address a beautiful woman Yeah. and ask the price. Yeah. How much? Namaste. Beautiful woman. How much? Oh, No, this does not make sense. everyone, maybe. Wrong order. क्या सिखा दिया? Let's find change money. Change money. एक तो इसका शीशा भी गाड़ी का यहाँ से होता है ऊपर, उधर बटन ही नहीं है उस साइड। अब मैं बोला भाई चेंज मनी करा दे, मेरा तू मेरा पहला दोस्त है इस देश में, देख ले तेरे ऊपर है पूरे देश का ट्रस्ट। ये आ गया अब इनका डाउनटाउन का इलाका, डाउनटाउन के अपन आ गए नज़दीक। आप देख ही रहे हो दुकानें खूब सारी आ गई, काफ़ी लोग भी आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ कोई मनी एक्सचेंज कोई भरोसेमंद हो ना, सड़क पे चलते हुए कई लोग आपको दिखेंगे पैसे देंगे, क्योंकि सड़क पे चलते हुए ना कई लोग आपको रेट ऑफर कर देंगे बहुत बढ़िया, कह देंगे हम $1 के बदले आपको 5000 देंगे। मैंने सुना है सही, इधर ऐसा होता है। और आप खुश होकर उन्हें $1 दे दोगे और वो गड्डी पकड़ाएंगे और चुपके से गड्डी में से आधे पैसे अपने पास ही रख लेंगे, आपको देंगे ही नहीं पूरे पैसे। और उनकी कोई दुकान नहीं है, आप उन्हें जानते नहीं हो, वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिस्क बहुत है, इसलिए किसी ट्रस्टेड दुकान से ही कराओ। मतलब बैंक से कराओ तो आपको रेट बहुत महंगा पड़ेगा, वो करा लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे ज़्यादा पे करने हैं तो। और पैसे बचाने हैं तो आगे किसी ट्रस्टेड छोटी दुकान से कराना। किधर ले आए ये भाई? ये देखो खूब सारे मॉन्क्स जाने लग रहे। मनी चेंजर। लेट मी आस्क द प्राइस। कैन यू आस्क द प्राइस? मेरा बड़ा बैग गाड़ी में छोड़ दिया भाई ने, बोला पड़ा रहने दे। छोटा बैग तो मैं उठा ही लाया था, इसमें सारी चीजें हैं। तो इनने तो भाई बंद कर दिया, बोल रहे हमारे पास नहीं है $1 के एक्सचेंज अभी। What's up, man? Yeah, let's go. सीट बेल्ट सेफ्टी इम्पोर्टेंट ओके। ये मस्जिद है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मुस्लिम्स, हालांकि माइनॉरिटी है यहाँ पे मुस्लिम्स की, पर देखो मस्जिद के बाहर दिख रहे हैं और वहीं सामने वो भिक्षु जाने लग रहे हैं। एक और जगह आगे भाई, इधर देखते हैं। ये यहाँ का स्ट्रीट फूड है भाई, कुछ रेडियाँ लगी हुई है। और अपनी किस्मत ख़राब है भाई, इधर जो रेट था वो तो एयरपोर्ट वाला ही रेट था, पर भाई मेरे को डाउनटाउन लेके जाना ही था। डाउनटाउन से मैं नज़दीक 5-10 मिनट ही दूर है वैसे तो। पूरा रात छुट्टी है, सारी दुकानें बंद होएगी, यहीं से करा लो एक्सचेंज। तो फिर मैं बोला भाई को, यार मेरे को $10-20 चेंज नहीं कराने, मेरे को होटल के पैसे भी देने, मेरे को $200 चेंज कराने मिनिमम। और इधर से कराऊंगा तो मेरा $50-60 US का नुकसान हो जाएगा, मतलब यूँ मान लो 5000 रुपये का नुकसान होएगा।
तो बोल रहा नहीं वहाँ पे आज सारी चीज़ें बंद होगी, आज छुट्टी का दिन है, आज डाउनटाउन में कुछ खुला नहीं मिलेगा, उधर जाने का फायदा नहीं है, वो यहाँ से 10 मिनट और है ना आगे ड्राइविंग। तो मेरे को लग रहा है ये अवॉइड करना चाह रहे हैं शायद, जबकि मैं वहाँ पे कह के चला था मेरे को पहले पैसे एक्सचेंज कराइए फिर चाहे मेरे को वहीं छोड़ दियो, लेकिन इस तक मैसेज पूरी तरह शायद पहुंचा नहीं। ये मेरे को कह रहा था कि तुझे पैसे चेंज कराएगी, तुझे तेरे होटल छोड़ना है। मैं बोला हाँ, तो इसमें लग रहा होगा पहले डाउनटाउन जाएगा, फिर मेरे पैसे चेंज करवाएगा, मुझे होटल छोड़ने भी जाएगा, तो शायद इसलिए भाई परेशान हो रहा हूँ। तो मैं बोला तू एक काम कर, तू मेरे को डाउनटाउन छोड़ दे, मैं अपने आप पैसे एक्सचेंज वाला ढूंढ लूँगा, अपने आप मैं अगली टैक्सी पकड़ के अपने होटल पहुँच जाऊँगा, इतनी चिंता ना कर। तो बोला ठीक है चलो चलते, अभी बंद होएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, एक बार पहुँचे तो डाउनटाउन चल के देखे। तो ये है भाई इनका फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल यांगोन का, आपने देखा हो कई बार फोटोज़ में। बाकी चल के अपन अच्छे से करेंगे सब एक्सप्लोर, एक बार तो पहले पहुँचते हैं यार। ये देख लो भाई चर्च भी दिख गया, इस चर्च ओके, सारी चीज़ देख ली। अभी आ गया भाई डाउनटाउन फाइनली। अब ये स्ट्रीट्स बनी हुई है डाउनटाउन में ना, पैरेलली सारी ऑर्गेनाइज्ड है एक तरह से। अब देखते हैं अपने को इधर कोई दिख जाए तो एक्सचेंज वाला। बुद्धिस्ट टेम्पल No, देन India. इंडिया हिंदू Yeah. हिंदू टेम्पल Maybe Muslim. दरगाह मॉस्क हो या इट्स मुस्लिम। ये गया भाई हिंदू टेम्पल भी, ये था हिंदू। अपन ने रास्ते में सारे टेम्पल्स देख लिए, हिंदू बुद्धिस्ट और चर्च मॉस्क सारी चीज़ें। मैंने ऐसे रैंडमली एक एड्रेस दिखाया था भाई को, भाई उसी स्ट्रीट पे ले आया मेरे को। ओके बट आई डिड नॉट बुक माई रूम हेयर, माई फ्रेंड वॉज स्टेइंग हेयर। भाई मैं इसे ले तो आया, मैंने वुड हॉस्टल का एड्रेस डाल दिया, जबकि मेरा होटल इधर नहीं है। यस यस नो बट आई एम नॉट स्टेइंग हियर। भाई उम्मस में बुरा हाल हो गया कुछ पैसे बचाने के लिए। बात पैसे बचाने की नहीं है, पैसे तो फालतू भी दे देते हैं। ये जो थ्रिल और एडवेंचर है ना, और जो आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ भाई, ऐसे अलग रेट भी मिलते हैं, इसमें असली वो है मजा आप लोगों तक पहुँचाने का। एक लेडी से पूछा था, साथ में दुकान थी, उसने इसको समझा दी इधर ले जा। Bro, you said everything will be closed. Everything is open. No. It's everything is open. Change money. Change money also will open. Don't worry. Relax. There's one exchange there. I can see one there. Yeah. Money Unity money exchange. इस पे जाके देखते हैं एक बार. Ask him. I'm gonna go and ask. Stay here. Give me 1 minute. तो भाई ठीक ठाक अपने हो गए पैसे चेंज। अपने को बहुत बढ़िया रेट मिला यहाँ पे, $1 पे 4750 का। पर वो तब था जब आप $100 का नोट दोगे, करारा नया नोट की कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए जब भी आप इधर आओ। तो मैंने नोट दिए भाई उससे $200। अब $100 का रेट था 4750, $10 का रेट था 4660 और $5 का रेट था 4560। मतलब जैसे मैंने आपको बताया डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नोट है, रेट भी अलग अलग होते हैं। तो पहले तो मैंने उसे दिए $200, मतलब $100 के 2 करारे नोट, बदले में उन्होंने मेरे को दे दिए 95,000 चार्ट यहाँ की लोकल करेंसी 4750 के हिसाब से। और वहीं अगर मैं एयरपोर्ट पे किसी और दुकान पे कराता तो मेरे को 3300 का रेट मिल रहा था, मेरे को मिलते 66,000, तो 1/3 मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए, 95,000 मिले। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जो $10 का नोट था उसका उन्होंने रेट दिया 4600 और $5 के 2 नोट थे उसके 4500 दिया, तो 9150 और थे। एनीवे मतलब 1 लाख से ऊपर चार्ट आ गया मेरे पास, 1,04,000 कुछ होंगे। रोड क्रॉस कर लेते हैं, अभी बताता हूँ कि मेरा ड्राइवर कहाँ गया, टैक्सी वाला कहाँ गया, उसकी कहानी भी सुनाऊंगा आपको। अरे हरी बत्ती है हमारी, सारी चीज़ें होगी। अभी इसके बाद पैसों की गड्डी रख ली मैंने अपने जेब में, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ की लोकल करेंसी, तो ध्यान से रखने पड़ रहे हैं। अब क्या होता है, अब जो टैक्सी वाला था ना वो बेचारा तंग हो गया था, तो मैं उसे खुद ही बोला तू ना अब मेरे को मेरे होटल छोड़ दे, मैं तेरे को 2000 फालतू दे दूंगा, क्योंकि मेरा होटल यहाँ से 4 किलोमीटर और दूर है, मतलब 8-10 मिनट की ड्राइव थी और पौने घंटे की वॉक थी। तो मैं बोला तू मेरे को वहीं तक छोड़ा, तेरे को 2000 फालतू दे दूंगा, 25,000 देने थे, मैं तेरे को 27,000 दे दूंगा। अब उसने क्या करा, इतनी भोली शक्ल बना ली, बोला 25,000 नहीं 30,000 में बात हुई है, ये वो बोला, मेरे दोस्त ने तो 30,000 कहा था, मतलब ऐसे बना ली जैसे से कुछ पता ही नहीं। मैं बोला भाई तू कैसी हरकत करने लग रहा है यार, मेरी और तेरी इतनी बढ़िया दोस्ती हो रखी, मैं तेरे को बोलने लग रहा हूँ तू मेरा पहला दोस्त है, मेरा ध्यान रखियो, तू आती मेरे को लूटने पे लगा है, माँ तेरे को शर्म आ रही है क्या, तू स्कैम करने लग रहा है मेरे साथ एज अ फॉरनर, एज अ टूरिस्ट। मैं बोला तेरी हरकत बहुत गंदी है। उसके बाद उसे खुद ही शर्म आ गई और मैं बोला ले पकड़ तेरे चुपचाप 24 में बात हुई थी, पर 25 बोला था तेरा मालिक है तेरा दोस्त लास्ट में, तो मैं बोला चल कोई नहीं दे दूंगा। मैंने उसे वो 25 पकड़ाए, वो भी
शर्मसार सा हो गया। मैं बोला छोड़, मैं पैदल चला दूंगा मेरे होटल, क्योंकि पागल नहीं बनना यार अपने को। जायज़ पैसे हो वहाँ दे दो, चाहे ज़्यादा भी दे दो, पर यूँ थोड़ी है कोई वो पागल बना ले कितने पैसे ले ले। यहाँ पे भाई बाकी ग्रीन बत्ती से किसी को मतलब नहीं, अपनी ग्रीन थी, किसी ने नहीं रोकी, इन्होंने तो चलो रोक ली है, फिर भी ठीक है। यहाँ पे एक तो ख्याल रखना पड़ रहा है, जगह जगह पुलिस और मिलिट्री के चेक पॉइंट्स है, तो रिकॉर्डिंग को लेके तो पीछे बंद करनी पड़ेगी थी। शहर बिल्कुल खाली, आज छुट्टी का दिन है ना, ये देखो खाली पड़ा है एकदम। तो भाई वो ड्राइवर फिर बोला कि ना 30 दे दो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा शायद। मैं बोला ना, अब 27,000 की 30,000 कितने रुपए फालतू देने थे मेरे को अपने इंडिया के? 100 रुपये भी नहीं थे फालतू, 100 से भी कम रुपए देने होंगे फालतू। पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई बात 100 रुपये की नहीं है। यहाँ पे मैंने जो होटल करा रखा है कई हज़ारों का होटल है, वो 5 स्टार होटल है, मतलब जहाँ मैं 20,000 रुपये 5 स्टार होटल दे सकता हूँ, मुझे 100 रुपये देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भी पागल नहीं बनना। और मैं उसे 30,000 ही देता, वो मेरे को खुशी खुशी लेके जाता ना, मैं उसे 30,000 ही देता। पर ये चीज़ मेरे को नहीं पसंद कि भाई बाहर से कोई आया है, बाहर का समझ के उसे लूट लो, और ऐसे मैं लूटता हूँ नहीं बेफालतू में। अब भी मैं पैदल चल रहा हूँ, 20 किलो बोझ है मेरे पास, 4 किलोमीटर का सफ़र है, पौने घंटे का, पैदल चला दूँगा 90 रुपये बचाने के लिए। लेकिन बात यह 90 रुपये की नहीं है, बात यहाँ पे ईमान की है। ये भाई बर्मीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखो बिल्कुल ही अलग सी दिखती ना। मैं जॉर्जिया गया था तो जॉर्जिया देश की जो स्क्रिप्ट थी वो भी ऐसी सिमिलर सी थी, बहुत अजीब सी है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, रोड के राइट साइड में चला रहे हैं, हालांकि ब्रिटिश कॉलोनी थे ये भी। 4 जनवरी 1948 को इनको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश से, म्यांमार को। और जितने भी ऐसे देश है जिन पर अंग्रेजों ने राज किया था, उधर रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, आपने देखा होगा। इंडिया ले लो या फिर वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज़ ले लो, इवन न्यूजीलैंड, क्योंकि वो भी इंग्लैंड के लोग गए थे वहाँ पे, और इंग्लैंड खुद तो ऑब्वियसली है ही। तो सारे देश ऐसे उनमें लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इधर राइट साइड में चलाते हैं। ये देखो यार, सब छत्ता लगा के क्यों आ रहे? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही, ना धूप है ना बारिश है। तो अगर आपने मेरी वेस्ट अफ्रीका में लाइबेरिया देश की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये लोग रोड के राइट साइड में क्यों चला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी जो भी इनकी मेजरिंग यूनिट्स है ना, जैसे अपने इंडिया में भी ट्रेडिशनल यूनिट्स यूज़ करते हैं अपन काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि सेर, रत्ती, मरला, कनाल हो गया, या फिर तोड़ा। बहुत सी ऐसी मेजरिंग यूनिट्स है जो कि ट्रेडिशनल है, मतलब वैसे आपको नहीं दिखेगी मैट्रिक सिस्टम में या इवन इंपीरियल में भी नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, म्यांमार में भी ये काफ़ी चीज़ें ना अपनी ट्रेडिशनल मेजरिंग यूनिट से नापते हैं, जैसे कि लान। लान मतलब 6 फुट लेंथ को बोलते हैं लान। और दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश है जिन्होंने मैट्रिक सिस्टम को नहीं अपनाया, और वो 3 देश है ऑब्वियसली यूएसए, लाइबेरिया और म्यांमार। सिर्फ ये 3 देश है जिधर अभी भी आपको इंपीरियल यूनिट्स दिखेंगी। और छोटे, एक तो मैं ऐसे टाइम में इस देश में हूँ जब यहाँ पे कोई भी आता नहीं, मिलिट्री का राज चल रहा है। दूसरी चीज़, मेरी हाइट इधर की शायद एवरेज हाइट से थोड़ी ज़्यादा है, तो सभी लोग मेरे को इस वजह से बहुत बुरी तरह घूरते हुए जा रहे हैं। हर तरफ लोग मुझे घूर रहे हैं जो भी गुजर रहे पास से। यार यहाँ पे बहुत डर लगता है रोड क्रॉस करने में भी। एक बस वाला पिछली मोड़ में मुझे मारता मारता रह गया था, बस चलना पड़े, लाल हरी सब एक बराबर है इनके लिए। अभी भी लगभग 15 मिनट का सफ़र रह गया, तो इसलिए अपन इतने थोड़ी म्यांमार की ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। म्यांमार का जो एरिया है ना, वो है 7.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब, और मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया की लैंड वाइज सबसे बड़ी कंट्री है म्यांमार। और इसकी बॉर्डर्स भी आप देखोगे तो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से, लाओस से, थाईलैंड से, और साउथ में इसके अंडमान सी, और साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल। और बेसिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को चाइना के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ लिंक करता है। और अगर आप क्रा इस्थमस की स्ट्रिप देखोगे, उसमें भी एक लंबी सी स्लाइस शेयर करता है मलेशिया और थाईलैंड के साथ। यहाँ पे दर्जी वगैरह बैठे हैं, और इधर से अब अपने को मुड़ना है राइट। नज़दीक आ गया अपन। और बाकी यूँ भी कहा जाता है कि यहाँ पे अगर शाम के वक्त 7-8 बजे के बाद अगर कोई यहाँ बाहर घूमता दिख जाए तो मिलिट्री उन्हें उठा के ले जाती है और फौज में दाखिल कर देती है कि भी लड़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी। हालांकि इन्हें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 1948 में ब्रिटिश से, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे तख्ता पलट या कू होते आए और बहुत ही ना अनस्टेबल रहा ये देश। तो अभी ना यहाँ पे खूब सारे छोटे छोटे मिलिशियाज है जो इनकी अभी जो करंट सरकार है उसके खिलाफ रेबल करते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती है। ये है भाई अपना होटल, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे देश का शायद सबसे बढ़िया होटल ही हो। ये देख लो बिल्डिंग पूरी ऊपर भाई, ये 5 स्टार होटल है। और मेरे को देखते ही ये सोचते तो गए ये कैसा आदमी है, पसीने में बैग उठा के गर्मी में, क्या सही में या रुका है पता नहीं कमरा देंगे या नहीं देंगे। भाई 4 किलोमीटर 20 किलो के बोझ के साथ, और पूरा दिन की ट्रैवलिंग के बाद कल रात बिना सोए रात एक्सरसाइज करके सोया था मैं। एनी टाइम फिटनेस जिम गया था सुबह
एयरपोर्ट जाने से पहले, क्योंकि मुझे था पता नहीं बढ़िया जिम मिलेगा नहीं मिलेगा म्यांमार में। तो कुआलालंपुर में मैं 3 घंटे एक्सरसाइज करके आया हूँ, बहुत खतरनाक। और अभी यहाँ पे फिर रगड़ा लग गया। यहाँ पे कुछ ATMs पहली बार जो मुझे दिखे इस देश में अभी तक। इधर से कहीं से एंट्री होगी, ये है एंट्रेंस। चलो चौथी मंजिल पे रिसेप्शन। G6.3, so total is 179.92. ओके, रूम की ले ली अपन ने, और 15वें फ्लोर पे है अपना रूम, नॉन स्मोकिंग, और पता नहीं सुपीरियर कौन सा क्या रूम था, देख लेना भी। ये सारी फैसिलिटीज़ है भाई होटल में, मतलब स्विमिंग पूल और जिम, ब्रेकफास्ट भी अपने इंक्लूडेड है, और ये जो सारी वेडिंग गार्डन वगैरह, स्पा वगैरह, पता नहीं क्या चीज़ है। एक बार रूम में चलते फिर बताता हूँ कि अपन इधर क्यों रुके हैं। कितना है? 1506 है अपना, 1506 इधर है, आखिर बड़ा होगा। बढ़िया लग रहा है यार होटल तो। आ गया भाई अपना कमरा। बैग रखते हैं पहले, देख लो आप, ये बाथरूम वगैरह होगा, ये बाथरूम है, उधर टॉयलेट है, ये ड्रेसिंग एरिया, ये बैग रखने के लिए जगह, ये अपना बेडरूम, इधर कॉफ़ी टी वगैरह। पहले बैग रखता हूँ यार, मर गए। शानदार है ना यार कमरा तो। इधर पर्दा खोलते हैं, कुछ नज़ारा वगैरह। अरे वाह, ये देखो शहर का नज़ारा। थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग चढ़ गई, पर एटलीस्ट दिख तो रहा है। ये कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इधर की, बर्मा की, जो अपने को सड़क पे तो दिख ही नहीं रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैं ऐसी जगह क्यों रुका। पहले बताता हूँ कि मेरे को फायदा कितना हुआ वो करेंसी वाला स्कैम करके। बहुत कंफ्यूजिंग है भाई करेंसी इनकी, तो मोटा मोटी अब क्या ब्रेक डाउन करूं, बस यूं लगा लो मेरे को ना $80-90 US डॉलर बच गई इसमें, क्योंकि मैंने US डॉलर का बढ़िया एक्सचेंज रेट से चेंज करा ली थी। और यहाँ पे आके उन्होंने मेरे से पूछा कि कार्ड से पेमेंट करोगा US डॉलर में। मैं बोला मैं लोकल करेंसी में पे करूंगा। और जब मैंने लोकल करेंसी में पे करा तो मेरे 80-90 US डॉलर मान लो बच गए। 8-9 हज़ार रुपए, 7-8 हज़ार रुपए मेरे कुछ बच गए एटलीस्ट, जो कि अपने फालतू रखते। और अपने को मिल गया ये शानदार कमरा इस होटल में। अब मेरी पहली प्रेफरेंस नहीं थी ये होटल, मेरा प्लान था एक और होटल है यार, पैन पैसिफिक है, क्या नाम है उसका। ये 2 टॉप होटल है इस शहर में, और यांगोन इनकी लार्जेस्ट सिटी है। सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी यांगोन है, सबसे बिजीएस्ट सी पोर्ट भी यांगोन है। तो ऑब्वियसली इस सिटी के जो बेस्ट होटल है वो मोस्ट लाइकली इस देश की बेस्ट होटल होंगे। तो मैंने देखे थे 2 होटल, एक तो था बिल्कुल डाउनटाउन में और एक था ये। तो मैं दोनों के प्राइसेस ना सिमिलर थे, दोनों 5 स्टार थे, दोनों टॉप होटल थे इधर के। तो मैं वो बुक करा रहा था, पर मैंने गलती से booking.com से विंदम बुक कर दिया, और बुक करे बाद देखा हो गलत बुक कर दिया, लेकिन नॉन रिफंडेबल था। ये मैंने इनको मैसेज भी डाला कि प्लीज आप मेरी वेव ऑफ कर सकते हो क्या, जो भी कैंसिलेशन फी है। मैंने गलती से बुक कर दिया, पर ये बोले नहीं हम नहीं कर सकते। मैंने कॉल भी कराई, इन्हें मैसेजेस भी डाले। तो रात को मैं कुआलालंपुर था, फिर आज मैंने एयरपोर्ट पे आके नोटिस करा जब फ्लाइट पकड़ रहा था, तो पर कोई फायदा हुआ नहीं। लेना मेरे को वो था बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच वो, और ये दोनों टॉप होटल है, दोनों 5 स्टार, यही है यहाँ के टॉप होटल। पर वो वाला नहीं मिला, तो ये थोड़ा दूर है डाउनटाउन से। कोई नहीं, पैदल चल लेंगे। अब भी बैग उठा के आए अपन, पौना घंटा 1 घंटा, बिना बैग के तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उसमें जूनियर स्वीट्स है वो, मतलब इतना बड़ा शीशा था उसमें, पूरा शहर दिखता उधर से। पर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कैंसिल करी नहीं, पैसे उल्टे देने से मना कर दिए, तो फिर मैं वो वाला बुक नहीं कर पाया। एनीवे इधर आ गई, ये भी सही है, बढ़िया है। बस मैं चाहता था कि ना शहर का व्यू थोड़ा अच्छा हो, कि अपन देख सके, शहर को ऑब्जर्व कर सके। कारण क्या, इतनी महंगी जगह रुकने का। आप लोग वही सोच रहे हो कि भाई मैं 90 रुपए बचाने के लिए तो 1 घंटा पैदल चल के आ गया, होटल रुक रहा हूं मैं ऐसे ऐसे। तो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि पहली चीज तो कि यहाँ पे छुट्टी के दिन अभी काफी चीजें बंद मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि बाहर कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा जब मैं अंदर बंद होऊंगा, अंधेरा होते ही मैं बाहर नहीं जा सकता। और दिन के टाइम यहाँ पे बारिश बहुत होती है, इन दिनों बारिश का सीजन चल रहा है, तो ना बारिश में कुछ अपन कर सकते, ना अंधेरा होते हुए कुछ अपन कर सकते, ऊपर से छुट्टियां भी है। चौथी चीज थोड़ा सेफ्टी का भी है। अब जो टाइम मैं बाहर स्पेंड नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं उस टाइम में मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकूं होटल के अंदर या जिधर मैं रुका हूं। और मैं किसी सस्ते होटल में रुकता तो छोटा सा कमरा होता जिसमें ना कोई वेंटिलेशन होती, ना होटल में कोई फैसिलिटीज होती, मैं कुछ कर नहीं पाता, वो टाइम मेरा प्रोडक्टिव नहीं होता, क्या पता वाईफाई भी अच्छा ना मिलता। अब इधर रुक के एटलीस्ट मेरे को पता है कि मैं इधर जिम यूज कर सकता हूँ, पूल यूज कर सकता हूँ, खाना खाने के लिए इन्हीं के कैफे में जा सकता हूँ। अगर बोर हो रहा हूँ तो रात को 1 बजे से 3 बजे भी इनका कैफे खुलता है, अगर मैं जाग रहा हूँ बाई चांस। रात को 10 बजे तक ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज मैं शहर में जाके 6-7 बजे के बाद नहीं ले सकता। सिर्फ एक कारण था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे इस ट्रिप का, म्यांमार ट्रिप का
12 से ज़्यादा घंटे मैं इंडोर स्पेंड करूंगा, जो कि बहुत अनयूजुअल है। आमतौर पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, बस सोने आते हैं ना, और अगर कम टाइम और ज़्यादा एक्सप्लोर करना हो स्पेशली तब। पर इस केस में उल्टा था, ज़्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करना था, तो मैंने सोचा प्रॉपर्टी अच्छी लेनी पड़ेगी, कोई अच्छी जगह लेनी पड़ेगी जिधर मैं प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकूँ। टाइम अंदर मेरे को स्पेंड करना है तो वो टाइम में यूटिलाइज कर सकूँ, वाईफाई अच्छा हो और फैसिलिटीज हो, खाने पीने की सुविधाएं हो, जिम हो, तो ताकि मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर लूँ। तो यही कारण था इधर रुकने का। अभी जाके जल्दी से बाथरूम में नहा लेते हैं, क्योंकि पसीने की इतनी गंदी बदबू आने लग रही है। नहा लिए, धो लिए, बदबू मिटा ली, पसीने साफ कर लिए, और अब बुला लेते हैं लिफ्ट कुछ खाने जाने के लिए। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर पे जाना है अपने को, पर एक बार 4th फ्लोर पे चल पड़ते हैं, देख लेंगे थोड़ा। 4th फ्लोर पे ही मेनली सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर और ये सारी चीज़ें, तो एक आधी पे नज़र मार लेते हैं। ये तो कॉमन एरियाज है, रेस्टोरेंट है शायद, पता नहीं क्या है, बार है ये इधर। उधर क्या है, चलो उधर चल के देखते हैं। आप लोग जान ही चुके, यहाँ पे भी ग्रैब ऐप चलती है टैक्सी की, और मैंने टैक्सी करा लिया, हालांकि आने वाली नीचे शायद आएगी होगी। ये इधर एक लॉन्स है, और वैसे तो मैं छत तले आई क्योंकि बारिश होनी थी, ऐसी अभी तो रुकी हुई है, पर यूँ ही है, कभी होएगी कभी रुक जाएगी। ये है फिटनेस सेंटर, ये पूल। चलो ये था जिम। अपनी गाड़ी आ चुकी है, अब जल्दी से नीचे चलते हैं। ग्राउंड तो था ही नहीं, 1 लिखा होता है, लॉबी 1F, हाँ 1 ही है, ठीक है। ये आ गया अपन बाहर निकल के 8291 ये रही अपनी गाड़ी। चलो भाई, कैन आई सिट एट द फ्रंट? थैंक यू। मेरे अभी याद आया, अपने को पानी भी खरीदना है, तो वापसी में आके वो सुपरमार्केट देखी, पानी ले लेंगे। अब वाला रास्ता थोड़ा अलग है, राइट में हमारे लेक, और बिल्कुल यूं ट्रॉपिकल सा रास्ता है, हरा भरा एकदम। कंडोजी लेक है इस लेक का नाम। और पहले जो हम थे डाउनटाउन वाली साइड, पहले एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से अपन गए डाउनटाउन, इस पार्ट में हम नहीं आए थे। अभी हम यूँ मान लो नॉर्थ वेस्ट सीक में जा रहे हैं, यांगोन सिटी के एक रेस्टोरेंट में। मतलब यांगोन का नॉर्थ तो वो एयरपोर्ट वाला पार्ट हो गया, लेकिन रिलेटिवली डाउनटाउन से नॉर्थ में जा रहे हैं, यांगोन के थोड़े से सेंटर के नज़दीक। और बहादुर शाह जफर जो थे मुगल एम्परर, उनकी कब्र भी यहीं पे है, इसी एरिया में, इधर पास में। वो अपन कल देखेंगे। ये देखो यार, ये मस्त है। आज तो मौसम बढ़िया हो रखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था बारिश हो रही होगी शाम के टाइम, सारा टाइम सबने यही बताया था, पर अभी अपनी किस्मत अच्छी है। यार रास्ते में ना सुंदर सुंदर ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या टेम्पल्स कुछ भी कह लो, ये आने लग रहे हैं। और श्वेतगोन पगोडा जो है, पगोडा बेसिकली एक बुद्धिस्ट टेम्पल को बोलते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर लैंडमार्क है इधर यांगोन में। वो भी बार बार दिख रहा है, वो गोल्डन सा जो नहीं दिखता। प्राइम ग्रिल रेस्टोरेंट तो इधर था, पर पता नहीं खुला था ही नहीं। देर ओके, आज छुट्टी का दिन है, मुझे लग रहा है चीज़ें बंद ना हो। है। चलो भाई पहुंच गए, खुला है रेस्टोरेंट तो। और इसका बिल बना ग्रैब का 4500, यहाँ के क्या या चाट कुछ भी बोल लो, 4500 हो गए भाई। देखा जाए तो $1 से भी कम हो गए जिस रेट पे अपने एक्सचेंज कराया। 80 रुपये हुए इंडिया के। 12-13 मिनट की ड्राइव थी एटलीस्ट। और ये ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे, एक्स्ट्रा मेरे को ना थोड़ी सी 1-2 मोड़ से एक्स्ट्रा घुमा के दिखा के लाए। तो मैंने इन्हें 4500 की जगह 6000 ही दे दिए। अब जो अपन ने ब्लैक मार्केट से पैसे बचाए हैं, उस पैसे से ऐसे ही कोशिश करेंगे लोगों की मदद करें। देखो बारिश नहीं आ रही थी, 1 सेकंड में एकदम इतनी तेज़ बूंद स्टार्ट होगी। चलो परफेक्ट टाइम पे आई, अपन पहुँच गए। ये देखो बूंदे होगी स्टार्ट। छाता भी है वैसे तो अपने पास। ये है रेस्टोरेंट प्राइम ग्रिल, मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है, लेबनीज या कुछ खाना इस पे खाने के लिए आया हूँ इधर। ऑब्वियसली अपन म्यांमार आए हैं, बर्मा आए हैं, तो इधर का खाना ट्राई करना चाहिए। और मेरा मोटिव भी था कि यहाँ का आके कुछ खाना खाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतनी तेज
बारिश बहुत तेज होगी भाई, इतनी तेज भूख लगने लग रही है ना, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। क्या पता मुझे इनका खाना पसंद आया या ना आए, तो मैं कुछ हेल्दी, टेस्टी और खूब सारा खाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा अभी रिस्क नहीं लेते, कल देखेंगे आराम से, जब शहर को एक्सप्लोर करेंगे, इनके पकौड़ास को, और बाकी जो इधर बहादुर शाह जफर की टूम देखने जाएंगे, इनका खाना खाएंगे, वो सारी चीज़ें कल देखेंगे। अभी भाई बढ़िया खाना, जिसकी जीभ को आदत है ऑलरेडी वो खाना है। खाली पड़ा है, वैसे तो अंदर भी मस्त थी सीटिंग, पर मैं बोला बाहर बैठना है, तो मैं बाहर आ गया। अंदर एसी वेसी चल रहा, ठंडा हो रखा था। ये है भाई इनका मेन्यू, थोड़ा सा आप रेट देख लो। अब ये पता नहीं, हाँ इनकी लोकल करेंसी में रेट। अब ये जो रेट है ना, इनको आप 56 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के ब्लैक मार्केट के रेट के हिसाब से आ जाएंगे, और 40 से करोगे तो जो ऑफिशियल रेट आपको मिलेगा वो वाले रेट आ जाएंगे चीज़ों के, है ना। तो किसी भी चीज़ से कर लो अपन ने 56 के हिसाब से करवाए तो अपन 56 के उससे ही करेंगे। ये इधर के हिसाब से मेरे को लग रहा है महंगा भी होगा। अब जैसे कि अपन कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेन कोर्स चिकन टर्किश कबाब है 9500 का, तो मतलब ये हुआ, और ये तो बहुत सस्ता है, $2.5 200 रुपये का मेन कोर्स, और ये तो महंगा रेस्टोरेंट है, यहाँ ही हाल है। वो तो गलती से मैंने बीफ वाला देख लिया था, लेकिन चिकन वाला भी देखोगे मेन कोर्स तो वो भी 9800 का, ये भी वही रेट है, $2.5-3 मतलब। और बाकी यार ये बिल्कुल सिर पे आके खड़े हो गए थे, मैं बोला रुक जाओ, मेरे को देखने दो मेन्यू, अपने आप बता दूँगा, 2 मिनट रुक जाओ। पर भाई के समझ में नहीं आई इतनी अंग्रेजी, तो गया नहीं। अभी भी बारिश तेज़ होने लग रही है बहुत, और देखो पानी भर गया। ये कड़ा भाई मीठे में बाकी इनके पास खीर भी है, हालांकि टर्की में सूतलाक बोलते हैं खीर को, ईरान में भी खाते हो रही है, तो एक कॉमन सा डेजर्ट है वैसे तो। और एक आधी बाहर की चीज़ें और भी दिखी थी मेरे को, चिकन एम्पनादास वगैरह, ये अपने को लैटिन अमेरिका में काफ़ी दिखते थे ना। और ये है हुम्मस वगैरह के रेट्स, फलाफल हुम्मस के, मतलब $2 $1.5 यही रेट्स है, सस्ता है। और ये तो महंगे रेस्टोरेंट के हाल है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई सस्ता लोकल रेस्टोरेंट होएगा, वो तो काफ़ी सस्ता होगा अपने लिए एज फॉरनर। ये मंगा लिया मैंने गाजर का जूस, और साथ में आ गया अपना खाना। थैंक यू। Can I get one more of this? This would not be enough. One more plate of chicken skewers. Grilled chicken, one more. One more plate. भाई इसमें क्या पेट भरेगा भाई मैंने एक प्लेट और बोल दी पहले, लेकिन ये खाते एक बार चिड़िया जितना भाई उठ के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी आज तो। ये अब आ गया भाई अपना दूसरा प्लेट खाना, फिर इसके बाद तीसरी भी मंगाई है, चिंता ना करो इतने में कहाँ पेट भरना है अपना। ये बाकी हुम्मस इसमें, और साथ में कुछ ब्रेड सी। ये लो एक और प्लेट आ गया अभी और भी आएगा, चिंता ना करो, अभी भी ख़त्म नहीं है खाना। पक्की बात है, दुकान वाले सारे बात करने लग रहे हैं कैसा जानवर आ गया खाने की लग रहा है, रुक ही नहीं रहा। थैंक यू भाई, ये सोच रहे कौन पागल है, देख के लग रहा था कितना सस्ता है, इतनी चीज़ें मंगा ली, मोटा खर्चा भी उठा दिया। पैसे दूँ उससे पहले देख लो बाकी, अब कुछ ऐसे दिखते हैं इनके नोट। ये 10,000 का नोट, 10,000 चाट, ठीक है, इस पे लिखा गया है, ये देखो ये लिखा हुआ 10,000 दिख गया ना, ये 10,000 का है, तो मैंने दे दिए 10,000 के 5, 42,000 कुछ का है, $10 ही मान लो ऑलमोस्ट। 50 का नोट भी आ गया वापस, 50 का देखा ही था मैंने अब तक, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है यार। 50 मतलब ये मान लो इंडिया का 1 रुपये, ये इंडिया के 1 रुपये के बराबर है। इसका भी नोट है, ये तो यहीं रख देते हैं, 1000 वाला भी यहीं रख देते हैं। चलो भाई, ग्रैब से टैक्सी तो मैंने बुक कर दी, और फिलहाल टेम्परेरीली बारिश भी दोबारा रुक गई है, टैक्सी भी नज़दीक ही होगी, पर मेरे को ना पानी की बोतल लेनी थी, मैं सोच रहा हूँ यहीं से कहीं से ले लूँ, कोई दुकान दिखे तो। सड़क किनारे ये एक ठेला सा है, तो इस पर पूछते हैं। ये आ गई भाई 600 की 1 लीटर पानी है शायद, 10-15 रुपये इंडिया के बने। थैंक यू। आ गई भाई अपनी टैक्सी, कई देर से इधर उधर घुमाईदार था वैसे। हेलो बॉस, हाउ आर यू? नॉट गुड भाई। गाड़ी में इन्हें देखना कितना बड़ा सिलेंडर रख रखा है,
बहुत ही बड़ा है भाई ये तो, सीएनजी का है शायद। इतनी बड़ी डिग्गी है, इतना बड़ा सिलेंडर है, बैठने की जगह देख लो आप। और ये क्या है, इधर तेल डालने का भी एक वो है, पता नहीं क्या है। ताऊ गाड़ी चलाने भूल गया। Yeah, here. Stop. Okay. Yes. How much? 4,500. Okay, boss. Keep 5,000. That's 500. No, boss. You keep that. You. Bye, boss. Good night. लौट के बुद्धू घर को आए, आगे वापस अपन होटल की तरफ। मौसम मस्त हो गया लेकिन एक नंबर का, पक्षियों की आवाज़ आने लग रही है, शाम का टाइम है, आसमान खूबसूरत है। वैसे तो घूमने वाला मौसम है लेकिन यार गिल्ला हो रखा है सारी जगह ना, मेरा ही पैर भीग गया इधर खड़े खड़े। और चलते हैं अभी अंदर। ये शॉपिंग सेंटर भी मस्त है बाकी अपने पड़ोस में यार, अभी जाए या कल जाए। सामान रखते हैं पहले तो, पानी की बोतल हाथ में। शाम के बज गए 6:45 दोस्तों, और मेरे ख्याल से समझदारी से मैं आज अपन सो जाते हैं, अभी थोड़ी देर लेट थे, जितनी देर में नींद आएगी। और बाकी जो भी एक्सप्लोर करना है यांगोन को कल करते हैं, परसों करते हैं, जैसे भी करना होगा अपने आप करते रहेंगे। आज के दिन के लिए मेरे ख्याल से ऑलरेडी ज्यादा हो गया और रेस्ट किया नहीं अपन ने, तो मैं भी थोड़ी देर काम कर लेता हूँ लैपटॉप पे, घर पे बात करके फोन चला के कोशिश करता हूँ सो जाता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि कल जब अपन उठे तो पूरा रिकवर होके उठे और कल अच्छे से एक्सप्लोर कर सके अपन यांगोन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैंने डिस्कस ही नहीं करी आज की वीडियो में, वो सब अपन कल और आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और मेरे कोर्स हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कर रखा तो आप मेरी वेबसाइट passengerparami.com पे जाके मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और आप भी सीख सकते हैं कैसे मैं दुनिया घूमता हूँ और इससे पैसे कमाता हूँ और ऐसे ऐसे होटल्स में दुनिया के अलग अलग कोनों में रुकता हूँ। चलिए बाय बाय।